आप सोच रहे होंगे कि सर आते सी चश्मे लगा के आते। भाई साहब हमारे रेडियंट के जो बच्चे हैं ना, बड़े हमसे ज़्यादा हमारे चश्मे से प्यार है। आईसीएसई का जो सिलेबस डिसाइड किया ना, बड़े सबसे पहले उसने आपको सिखा दिया नाप तोल, कि भाई पहले तू नाप तोल करना सीख जा। याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप में से रेडियंट का बच्चा अगर यहाँ हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रेडियंट के बच्चों जरा चैट्स में आंसर दे दो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहाँ है। टाइम को मेजर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने 1964 में, बहुत देर में समझाया इन्होंने, 1964 में। हेलो हेलो हेलो, तो क्या हालचाल आईसीएसई के दमदार प्यारे सुपरस्टार रॉकस्टार से बच्चों। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का स्वागत करता हूं इस टाइटन की तोड़ने मरोड़ने वाली सीरीज में, जिसमें क्लास 9th के सभी चैप्टर्स को हम वन शॉट 1-1.5 घंटे की सीरीज में खत्म करेंगे। भाई साहब जो भी रेडियंट के बच्चे यहां पर होंगे, उन रेडियंट के बच्चों को पता है कि एक एक लेक्चर को हमने यहां पर कई घंटों में कंप्लीट किया, 7-7, 8-8 घंटों में कंप्लीट किया, लेकिन आज हम यहां पर उसी लेक्चर को बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत कम टाइम में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर आते सी चश्मे लगा के आते। भाई साहब हमारे रेडियंट के जो बच्चे हैं ना, बड़े हमसे ज्यादा हमारे चश्मे से प्यार है। हमको देखते हैं तो हम में से ये नहीं बोलते कि सर आप आ गए, वो ये कहते हैं कि सर चश्मा लगा के आया करो हमारी क्लास में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर चश्मा लगा के खड़े हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि भाई अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। नहीं तो हम लाइव क्लास में हमारा हर बार की तरह पहला क्वेश्चन एक ही होता है, तो कैसे हैं आप लोग। लेकिन दुख ये है कि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। तो हम बड़ी उम्मीद करते हैं, बहुत आशा करते हैं कि आप बढ़िया मजे में होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ा प्यारा आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, जिस चैप्टर का नाम है नाप तोल, ठीक है। नाप तोल मतलब इस चैप्टर में आईसीएसई का जब सिलेबस डिसाइड किया है, जिसने भी डिसाइड किया था बड़े स्मार्ट तरीके से उसने डिसाइड किया, ठीक है। आईसीएसई का जो सिलेबस डिसाइड किया ना, बड़े सबसे पहले उसने आपको सिखा दिया नाप तोल, कि भाई पहले तू नाप तोल करना सीख जा। पहले तू नाप तोल करना जैसे सीख जाएगा ना भाई, जैसे तुझे नाप तोल करना आ जाएगा, उसके बाद में तुझे फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो डिसाइड किया, जो प्लान किया, उसका नाम रखा मेजरमेंट, क्योंकि हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर, नाप तोल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तराजू लेके खड़ा कर दूंगा तुम्हें कि ले बेटा नापना। लगभग 1 घंटा 15 मिनट की इस क्लास में तुमको मेजरमेंट से ए से लेकर जेड तक सिखा देंगे सारी बातें। जहां से शुरू होता है मेजरमेंट, वहां से शुरू कर जेड जहां पर खत्म होता है, वो सारी चीजें सिखा देंगे जो क्लास 9th आईसीएसई के लिए जरूरी है। देखो, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा सुंदर चैप्टर है, बड़ा शानदार चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है नाप तोल। देखो बेटा, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स जब भी आप पढ़ोगे, वहां पर मेजरमेंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेजरमेंट नहीं सीखा तो कुछ तो गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को दूर करने के लिए, उसी दुख को दूर करने के लिए, उसी परेशानी को दूर करने के लिए क्लास 9th आईसीएसई का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें कुछ मेजरमेंट और कुछ यूनिट्स के बारे में बातें करके तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, भैया हम ऐसा कुछ विशेष नया तो पढ़ने नहीं वाले यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट के, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कुछ सीजीएस, फिर एफपीएस, फिर एमकेएस, फिर एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ बातें पढ़ेंगे सीजीएस की, कुछ बातें पढ़ेंगे एफपीएस की, कुछ बातें पढ़ेंगे एमकेएस की, और उसके बाद चौथे नंबर पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में बातें करेंगे। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातें करेंगे, कुछ वर्नियर कैलिपर्स, कुछ स्क्रू गेज के बारे में बातें करेंगे। और यहीं से शुरू करते करते ये सफर ना जाने जल्दी से खत्म हो जाएगा। आप सोचते रह जाओगे, हम सोचते रह जाएंगे, इतने में सफर ये समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, देखो आपको इस चैप्टर की खासियत है। वैसे तो ये चैप्टर हमने बैच में, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 7 से 8 घंटे में कंप्लीट किया है, लेकिन क्योंकि ये वन शॉट है तो हम इसे 1.25 घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो आपको 1.25 घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगता है, उस दौरान आपको मेरी एक एक बात को सुनना पड़ेगा। उस दौरान आपको मेरी एक एक बात को अपने जज्बात से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा इमेजिन कर पाएगा, जो जितना ज्यादा फील कर पाएगा, उतनी ज्यादा उसको चैप्टर आसानी से समझ आ पाएगा। बड़े मजेदार चैप्टर है, ठीक है। हम जीवन के कुछ पहलुओं से जोड़कर शुरू करेंगे भाइयों और बहनों, ठीक है।
सबसे पहले नीड ऑफ मेजरमेंट, नाप तोल की जरूरत क्या है। मैंने पहले ही बताया था, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नाप तोल, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। जहां तुमको फिजिक्स का नाम सुन लो ना, उसका दूसरा नाम ही होता है नाप तोल, उसका दूसरा नाम ही क्या होता है, मेजरमेंट। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स इज द आर्ट ऑफ मेजरमेंट। मैं आपको ये कहता हूँ फिजिक्स एक नाप तोल की कला, जिसमें भाई साहब कुछ इमेजिनेशन नहीं होती। जैसे केमिस्ट्री में लाल पीला हरा नीला ना जाने कहां से कहा जाता है, और जैसे कुछ समझ आता है एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें आपको सच बताया जाता। अब हम बचपन से नापतोल का उपयोग कर रहे हैं। कैसे नापतोल का, भाई ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बीच वाला भाई है, ये मेरा सबसे छोटा भाई है। इस प्रकार के नापतोल का उपयोग हम बचपन से किए जा रहे हैं ना। इस प्रकार के नापतोल का उपयोग हम बचपन से किए जा रहे हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है। तो वो क्या था, नापतोल था। आगे अब देखो बेटा हुआ क्या, तो उसी प्रकार से फिजिक्स में भी बहुत सारी नापतोल की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम कहीं गए, स्कूल में तुमने एडमिशन लिया, कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया, कॉलेज में जब एडमिशन लोगे ना तो तुम्हारा वेट नापा जाएगा। वेट भी नापते हैं, आप ये मत सोचना कि कॉलेज वाले बेचने जा रहे हैं आपको, नहीं, वेट भी नापते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पर हाइट भी नापते हैं, आपका ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं, आपका डिस्टेंस भी पता करते हैं, आप कहाँ रहते हो, कितना खाते हो, कितना सोते हो, सब पता करा जाता है। वो भी क्या है, मेजरमेंट। भाई साहब जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी की हर सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करते हो ना, वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो कि है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है किसी भी चीज को कंपेयर कराने की प्रोसेस, किसी भी चीज को कंपेयर करने की प्रोसेस। जैसे कि भाई साहब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का होने वाला है, आपने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, सर 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 घंटा 15 मिनट है क्या, टाइम को नापा है मैंने, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट है क्या, मैंने टाइम को मेजर करा है, टाइम को मेजर कर, उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इतना भारी सा शब्द कहां से आ गया, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है हर वो चीज जो नापने लायक हो। मेरे को फिजिकल क्वांटिटी लिखने में बड़ा आलस आता है, मेरे बच्चे जानते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं बच्चों, बताओ फटाफट। मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी को PQ। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में बहुत आलस आता है, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, PQ। PQ का मतलब क्या हो जाएगा, हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उदाहरण के लिए भाई साहब कुछ हिंदी में बातें करूंगा, लंबाई नापते हो आप, नापते होगे लंबाई, भाई मेरे घर से लेकर पाकिस्तान तक की लंबाई, मतलब दूरी कितनी है, वो भी आपके लिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम नापते हो आप, 1 घंटा पढ़ा आज मैंने, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, क्या है ये, फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना पड़ता है। वो फिर अरे पॉकेट मनी लेते होगे घर से, आज की पॉकेट मनी 5,000 करोड़ रुपए मिली है, तो 5,000 करोड़ रुपए तुमने क्या करा, मेजर करा। भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी मतलब नापने तोलने लायक चीजें फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो भैया फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको मेजरमेंट ना आए, अगर आपको मेजरमेंट ना सिखाया जाए तो फिजिक्स नहीं आएगी आपको। हर चीज आप नाप तो, मैथ्स में आपको सिखाया जाता है ना कि लिखते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब भाई साहब उसी का बड़ा भाई, ये चैप्टर उसी का बड़ा भाई है, आपको मेजरमेंट करना सिखाएंगे, बढ़िया मजे में कूल रहकर, ठीक है। अब देखो कुछ उदाहरण हम लेते हैं मेजरमेंट के। जैसे आपने जिंदगी में टाइम नापा होगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो अगर आप लाइफ में टाइम मेजर करते हो, उसके बाद अगर आप टाइम के अलावा लेंथ की बात करते हो तो लेंथ भी तो मेजर करते हो भाई साहब। अगर आप अपना मास मेजर करते हो, वेट भी मेजर करते होगे, तो भाइयों और बहनों ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और इन्हें मेजर किया जाता है। और इन्हें मेजर करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है यूनिट की। तो टाइम को भैया हम तो सेकंड में मेजर करते हैं। आप ये मत बोल देना कि सर हम तो आर में करते हैं, हाँ बोल सकते हो ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को हम तो मीटर में मेजर करते हैं, आप ये मत बोल देना किलोमीटर में करते हैं, अरे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मास को केजी में, ठीक है, हम मास को केजी में करते हैं, आप ग्राम में करते हो, कोई दिक्कत है ना, वो भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप भी सही हो, वो भी सही है, ये भी सही है, हर एक बंदा सही है, याद रखना, ठीक है। तो भाइयों और बहनों अब देखो भैया, याद रखना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
अब अगर यूनिट को मैं हिंदी में लिखूं तो यूनिट का मतलब होता है एक को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है, मैं आपको साधारण से शब्द में बता रहा हूं, यूनिट का मतलब होता है एक को रिप्रेजेंट करने वाला। तो बेटा देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आप बिना यूनिट के उसे नहीं लिख सकते। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आपको एक तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर जो भी हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। और दूसरा है भाई साहब यूनिट। जैसे आपकी किताब में ऐसा दिया होगा, कोई एक x नाम की फिजिकल क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू n है और यूनिट क्या है u। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि आप यूनिट के बिना काम चला लोगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, वो बिना यूनिट के काम कर देता है। लेकिन अभी रुको, वो एक्सेप्शन है, वो अलग कंडीशन है। केमिस्ट्री की तरह हर जगह एक्सेप्शन नहीं आ जाएगा, उसका भी कारण है, उसका भी कारण आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लो आपसे मैंने बोला मैं आकाश, मेरा वजन 200 किलो है। तो 200 किलो का मतलब क्या हुआ? 1 किलो 200 बार है ना। मतलब 1 किलो कितनी बार है? 200 बार। तो यही तो एक यूनिट कितनी टाइम है? 200 यूनिट। यूनिट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के लिए 1 घंटा, मैंने आपसे बोला 10 घंटे, तो 1 घंटा कितनी बार हुआ? 10 बार हुआ। यही तो यूनिट का कमाल है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपसे मैंने बोला कि भाई साहब 5 मीटर, तो 1 मीटर कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिस रेफरेंस का आप यूज करते हो उसे क्या कहते हैं? हम बेटा यूनिट कहते हैं। ठीक है, जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आप जिस रेफरेंस का यूज करते हो उस रेफरेंस को क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप जिस भी रेफरेंस का यूज करते हो वो क्या कहलाती है बेटा? यूनिट कहलाती है। देखो, उदाहरण के लिए हम बहुत सारी यूनिट ले सकते हैं, बहुत सारी। जैसे तापमान की यूनिट, आपने जिंदगी में कभी टेम्परेचर नापा होगा। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा? केल्विन भी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, र्यूमर भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है। मैं केल्विन लिख रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एम्पियर होती है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी यूनिट पढ़ी होगी। जैसे वर्क की यूनिट होती है, साइंटिस्ट अंकल के नाम पर होती है जूल। ठीक है, साइंटिस्ट अंकल के नाम पर होती है जूल। तो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग स्थिति में आपको अलग अलग यूनिट का यूज करना। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिंगल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए हमको 2 ही चीजों की जरूरत है। पहला नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये नंबर की जरूरत होगी। और यू मतलब यूनिट की जरूरत है। बिना इसके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, हाँ कुछ जगह बिना यूनिट के काम हो जाएगा, कुछ जगह बिना यूनिट के काम हो जाएगा, तो घबराइए मत। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हम लोगों को है ना यूनिट बनाना सीखना। ठीक है, हम लोगों को यूनिट बनाना सीखना मतलब, यूनिट बनाना सीखना मतलब यूनिट कैसे बना सकते हैं, यूनिट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, यूनिट कैसे समझा सकते हैं, उसके बारे में। अब देखो, जब भी आप यूनिट्स बना रहे हो, जब भी आप यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखना कि आप जब भी यूनिट बना रहे हो तो यूनिट ना ही आप बहुत बड़ी बना देना, ना ही आप बहुत छोटी बना देना। इतनी बड़ी यूनिट भी ना बना देना कि हमारे बस से बाहर निकल जाओ, इतनी छोटी यूनिट भी मत बना देना कि हमारे बस से बाहर निकल जाए। तो यूनिट बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए और यूनिट बहुत छोटी भी होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज की होना चाहिए। दूसरा, आप यूनिट को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनिट की जब डेफिनेशन, भाई साहब तुमने यूनिट बनाई, तुम मेरे पास एक यूनिट बनाकर लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं थी सर, मैंने देखी भाई यूनिट बड़ी प्यारी बना कर, अब मैंने तुझसे पूछ लिया कि बेटा इस यूनिट को डिफाइन कर, तू बोलेगा सर हमको नहीं आता। तो यही तो गड़बड़ है। जब भी तू यूनिट बनाए तो यूनिट बनाते दौरान इस बात का ध्यान रखना कि यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए, यूनिट को डिफाइन करते हुए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार की अस्पष्टता ना हो, क्लियर वर्ड्स में तू यूनिट को रिप्रेजेंट कर पाए। अब यूनिट रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब भाई साहब इजीली फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और भैया ऐसी यूनिट ना बना दियो जो सुबह अलग, शाम अलग, दिन अलग, रात अलग, दिल्ली में अलग, पाकिस्तान में अलग, अफगानिस्तान में अलग, अमेरिका में अलग, न्यूयॉर्क में अलग। नहीं, आप यूनिट ऐसी बनाओगे जो कांस्टेंट रहे, जो समय के अनुसार, जो जगह के अनुसार बदले ना। मतलब अगर आपने 1 मीटर इतना बनाया तो पूरी दुनिया में 1 मीटर इतना होना चाहिए। अगर आपने 1 मीटर का स्केल इतना बनाया है तो पूरे विश्व में 1 मीटर का स्केल इतना होना चाहिए। ना ये बढ़ना चाहिए, ना ये घटना चाहिए। अगर ये बढ़ता या घटता है तो आपकी यूनिट के सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। तो यूनिट बनाते दौरान इन बातों का ध्यान रखना। पहला, साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, बड़ी छोटी इतनी बड़ी ना बना दियो और इतनी छोटी ना बना दियो जो हमारी रेंज से बाहर है। दूसरा,
समझाने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर शब्द में भाई तुमसे पूछ लिया 1 सेकंड क्या होता है, सर ये होता है 1 सेकंड, एक्सप्लेन करके तड़ाप से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तीसरा, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दूसरा मतलब आखिरी पॉइंट, समय और परिस्थिति के अनुसार इसे परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर समय और परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, इसी गड़बड़ को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आप देखो यूनिट्स के टाइप, वैसे तो मैं आपको इसे समझा दूं, यूनिट के 2 ही प्रकार होते हैं। यूनिट के कितने प्रकार होते हैं भाई साहब? 2 प्रकार होते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिन्हें बेसिक यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। पहला फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिन्हें बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। और दूसरा डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। पहले कौन सी आती है? फंडामेंटल, और दूसरी कौन सी आती है? डेराइव्ड यूनिट। अब देखो भैया, फंडामेंटल यूनिट जो होती है ना, ये कितनी होती है? तो फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होती है नंबर में। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? तो फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होती है नंबर में। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? टोटल 7 होती है नंबर में। दूसरा, ठीक है, अब देखो फंडामेंटल यूनिट के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट को 1 by 1 1 by 1 1 by 1 हम समझते हैं। 7 कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे लेंथ की यूनिट होती है, जैसे टाइम की यूनिट होती है, जैसे मास की यूनिट होती है, जैसे टेम्परेचर की यूनिट होती है, जैसे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट होती है, वो सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट में आती है। अब देखो भैया, फंडामेंटल यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं करती, आजाद हैं, आजाद परिंदे हैं। इन्हें किसी से ना तो मैं बनाना है, ना किसी से कोई लेना देना है, ये आजाद है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होती है, इसे ना आप किसी से ले सकते हो, ना आप किसी को दे सकते हो, ना आप किसी से बना सकते हो, ना इससे आप ढेर सारी चीजें बना सकते हो। और जो यूनिट फंडामेंटल से बनेंगी वो क्या कहलाएंगी भाई साहब? डेराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट, आजाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट बनेगी वो क्या कहलाएंगी? उदाहरण ले लें अपन, उदाहरण ले लें। जैसे लंबाई की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और अगर यही आप स्पीड की यूनिट लगाओ तो किससे बनेगी भाई साहब? मीटर अपॉन सेकंड। तो लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, लेकिन स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकंड। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट से कौन सी यूनिट बनी है? डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट आजाद, इंडिपेंडेंट, लेकिन डेराइव्ड यूनिट बिल्कुल आजाद नहीं। किस पर डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट पर। मेरे बोलने के तरीका थोड़ा मजे ले लेके बोलता हूँ, फंडामेंटल होती है वो, लेकिन मैं फंडामेंटल बोलता हूँ, ठीक है, याद रखना भाइयों और बहनों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, अब फंडामेंटल यूनिट के बारे में कुछ प्यारी बातें। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। वही तो मैं बोल रहा था, फंडामेंटल यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, जो कि किसी, अरे भैया ट्राइंगल बन गया इतना बड़ा, ठीक है, और जो कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल। चैट्स में आंसर दो, मतलब लिख कर। चैट्स में कैसे दोगे? लाइव क्लास थोड़ी ना है, लाइव क्लास होती तो चैट्स पे आंसर दे देते, ठीक है। ओके, डेराइव्ड यूनिट किस पर डिपेंड करती है? फंडामेंटल पर। अब सवाल ये सर, फंडामेंटल तो 7 होती हैं, डेराइव्ड कितनी है? डेराइव्ड बहुत सारी हो सकती हैं, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी कि आपको जहां जरूरत पड़े, आपको जहां स्थिति पड़े, आपको जहां आवश्यकता पड़े, आपको डेराइव्ड यूनिट बनाना पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट तो 7 होती हैं, लेकिन डेराइव्ड यूनिट बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आगे और प्यारी प्यारी बातें हैं, ठीक है। अब देखो भैया, मेजरमेंट, ठीक है। आप देखो भैया, अगला क्वेश्चन सुनो कि कोई भी 3 प्रॉपर्टी, किसी भी यूनिट को बनाते में आप कोई 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करिए। तो पहली बात तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इसके बारे में हमने बताया था। दूसरी बात तो इसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट साइज की बनाइए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तीसरा, जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नो डाउट ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन। और चौथा, इस यूनिट को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय और परिस्थिति के अनुसार, जिसके बारे में मैंने तुमको डिटेल में समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले कोई भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा। अब देखिए भैया, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। अब एक बात बताऊं, क्या है कि पूरा विश्व जो है ना,
अभी डेवलपमेंट के दौर पर है, विश्व जो है विकास के दौर पर है। हमारा भारत भी विकसित भारत बन गया है, ठीक है, अभी तक विकासशील था लेकिन अब विकसित, लेकिन अब डेवलपमेंट के दौर पर था। तो नापना तोलना पूरे देशों के बीच में ट्रेड जो होना है, उन सब के लिए भी को तो कुछ प्लानिंग होना थी। तो भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी साल पहले इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का निर्माण किया गया। किसका? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का निर्माण किया गया, जहां पूरे विश्व की यूनिट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई कि कहां से यूनिट आएगी, कहां से यूनिट जाएगी, कहां से यूनिट बनेगी, कौन यूनिट डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। आप में से कोई रेडियंट का बच्चा अगर यहां हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रेडियंट के बच्चों जरा चैट्स में आंसर दे दो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहां है। आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहां है? अरे याद करो, चीख चीख कर चिल्ला कर सबको बताया था क्लास में कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहां है। आप लोग याद करो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहां है, उसका आंसर मुझे चैट्स में आंसर देना। तो भैया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने पूरे विश्व के काफी खास देशों को बुलाया और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं। एक देश ने कहा हम ये तरीके से नापेंगे, एक देश ने कहा हम ये तरीके से नापेंगे, एक देश ने कहा हम ये तरीके से नापेंगे, एक देश ने कहा हम ये तरीके से नापेंगे। ये तो दिक्कत है भाई साहब, पूरे विश्व के बीच में व्यापार हो रहा है, पूरे विश्व के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, पूरे विश्व के बीच में चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये तो दिक्कत हो गई ना। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का ठीक है, सबका मन रखेगा ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये इसको भी खुश करेगा। तो उसने काफी देशों की बातों को मानते हुए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने नाप तोल के अलग अलग तरीके बनाए, जिसमें से पहला सिस्टम जिसका नाम रखा CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। नाप तोल का बड़ा प्यारा मेट्रिक सिस्टम, छोटा सा सिस्टम होता है जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं। इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। दूसरा भाई साहब बड़ा प्यारा सा है, इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है, जिसे FPS, फुट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में, है ना, टाइम को सेकंड में और मास को पाउंड में मेजर किया जाता। तीसरा MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो भैया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने नाप तोल के 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका CGS, दूसरा तरीका FPS, तीसरा तरीका MKS। लेकिन पूरे विश्व में एक सारी जो कंट्रीज थी ना, एक दूसरे से ट्रेड कर रही थी, सारी कंट्रीज एक दूसरे से कुछ ना कुछ व्यापार कर रही थी। जब सारी कंट्रीज एक दूसरे से व्यापार कर रही हैं, सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं, तो भैया हम जो दुख देना चाहते थे, हम जो दुख दूर करना चाहते थे, देना नहीं चाहते थे, हम दुख दूर करना चाहते थे। कौन? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट दुख दूर करने की कोशिश कर रहा था कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के बीच जो व्यापार कर रही है उसमें बड़ी आसानी हो। लेकिन उन्होंने तो दुख बढ़ा दिया, एक को दे दिया CGS, एक को दे दिया FPS, एक को दे दिया MKS। तो भाई मैं मेरे घर में सेंटीमीटर में मेजर करता हूं लेंथ, आप आपके घर में फुट में मेजर कर लो, आपका पड़ोसी मीटर में मेजर कर लो। अब हम तीनों एक रस्सी का धागा लेकर आए, तुमने मुझे बोल दिया कि 10 तू मेजर करके लाना, तूने उससे बोल दिया 10 तू मेजर करके लाना, तूने उससे बोल दिया 10 तू मेजर करके लाना। तो मैं तो 10 सेंटीमीटर लाऊंगा, तुम 10 फुट लाओगे, वो 10 किलोमीटर लाएगा। गड़बड़ तो है। तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने फिर से सर खुजाया कि अब क्या करें, फिर से सर खुजाया उसने कि अब क्या करें। इस भैया फिर सब लोग फिर से मीटिंग बैठाई और उन्होंने एक नए सिस्टम का जन्म दिया जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय होने के नाते हिंदी बहुत अच्छी आती है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी में पढ़ाई करी है, तो इस कारण से अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है और थोड़ा बहुत मैं अच्छे लोगों के बीच रहता हूं तो थोड़ी सी संस्कृत अच्छे से आती है, लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती, ठीक है। तो अब मैं बार बार लिखूं, है ना, और एक बार अगर आपको फ्रेंच सीखना हो तो कृपया नुपुर मैम से संपर्क करें, ठीक है भैया। IS को मैं SI लिख रहा हूं क्योंकि IS इंटरनेशनल सिस्टम होता है, लेकिन SI फ्रेंच में बोलते हैं सिस्टम द प्लास इंटरनेशनल, ऐसे कुछ बोलते हैं, गलत बोल दिया हो तो माफ करिएगा भाई साहब। तो इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण किया गया,
ठीक है। पहले 3 सिस्टम बनाए गए थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, लेकिन तीनों में एक ही चीज को नापने का अलग अलग तरीका था। लंबाई को सेंटीमीटर, फुट और मीटर में, वजन को ग्राम में, कभी पाउंड में, कभी किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा है। तो ये गड़बड़ है ना, तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण किया गया। तो ये थे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये क्या थे? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये क्या थे भाई साहब? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान से समझना। अब देखो एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम का नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम में भाई साहब 7 मेन यूनिट्स होती हैं। कितनी? 7 मेन यूनिट्स होती हैं, जिसमें से पहली होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? बच्चे को पता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, दूसरी होती है मास। मास की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा तो आप बोल देना सर केजी। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा, आप बोल देना तुरंत सेकंड। ठीक है, उसके बाद टेम्प मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब इलेक्ट्रिक लिख देना, क्योंकि करंट और भी प्रकार का होता है, हीट करंट भी होता है और विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रिक आप लिख देना। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया भाई साहब। ठीक है, आगे देखो, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मोल। और इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रखना, और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है कैंडला। ठीक है, अब बेटा जब भी आप यूनिट लिख रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना, भाई आपने यूनिट लिख दी, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया सी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूनिट लिख रहे हो तो मीटर की जगह स्मॉल हम लिख सकते हो, लेकिन अगर आप करंट के लिए एम्पियर लिख रहे हो तो आपको कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर बनाई जाती है तो उसका जो सिंबल होता है बड़ा भाई होता है, मतलब कैपिटल वर्ड लिया जाता है। अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर बनाई जाती है तो उसका जो सिंबल होता है ना, वो कैपिटल लिया जाता है, बड़ा लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो भैया यूनिट लिखने के दौरान याद रखना, ये एसआई सिस्टम की मेन यूनिट्स थी, है ना, जो कि 7 होती हैं, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। अच्छा, एक बात और सुनना, काफी बुक्स उसे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कहती हैं। मैं थोड़ा पास आ जाऊं, मैं दिखूंगा भैया, अंधेरा बहुत हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट भी बोला जाता है, लेकिन काफी बुक इसे सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलती हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर सप्लीमेंट्री बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों स्थितियों में यूनिट वही रहेंगी। पहली होती है एंगल, है ना, जैसे मैं अभी ऑपरेटर भैया को देता तो मेरे बच्चे जानते हैं कि एंगल को क्या लिखते हैं। हाँ, बताओ एंजल। ठीक है, तो एंजल की यूनिट क्या होती है भाई साहब? एंजल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है भैया? सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, याद रखना बेटा। देखो, वैसे तो अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको इन तीनों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और मैंने गलत लगा दिया भाई साहब। ठीक है, इन तीनों के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, लेंथ के बारे में, मास के बारे में, टाइम के बारे में। बाकी इन सब के बारे में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, इतना डेप्थ में क्या आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जब आप कभी भविष्य में कुछ ऐसा डिस्कवरी करोगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो, टेम्परेचर के बारे में जब आप हीट के बारे में पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में, तब आपको सिखाया जाएगा ये केल्विन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपके ना 9th में है ना 10th में है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में भी नहीं है ना, केमिस्ट्री में हाँ जरूर पढ़ोगे मोल के बारे में, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में कहीं नहीं पढ़ोगे, बस आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है ना, वो तो आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ आपको इन 3 के बारे में याद रखना है। ठीक है, इवन आपको बताऊं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन 3 के बारे में ही पूछा जाता है, लेंथ, मास और टाइम के बारे में। ठीक है, इन चारों के बारे में पूछने से पहले एग्जामिनर भी सोचता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं, बड़ा परेशान रहता है एग्जामिनर भी, वो भी सोचता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं। इसीलिए आपको इन 3 के बारे में डिटेल में समझना है। एक एक करके हम सारी बातें जानते हैं ना, एक एक करके हम सारी बातें सीखते हैं। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी राइटिंग में बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं रिटर्न में भी लेकर आया। ठीक है, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है भैया? मीटर। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है भैया? किलोग्राम। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है भैया? सेकंड होती है। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? कैंडेला होती है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है मोल होती है। एंजल की यूनिट क्या होती है, मतलब एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंजल की यूनिट क्या होती है, मतलब स्टेरेडियन, ठीक है। एंजल का मतलब एंगल होता है, हमारी क्लास के बच्चे जानते हैं कि एंजल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो भैया, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी बड़ी बड़ी यूनिट्स को हम छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं। वैसे मैंने आपको बोला कि भैया तू लिख 2000 मीटर, तो तू ऐसा भी लिख सकता है 2 × 10⁻³ मीटर, ये 2000 ही तो है, ठीक है। जितने जीरो उतनी 10 की पावर, ऐसे याद रखते हैं, जितने जीरो उतनी 10 की पावर। अगर एक जीरो है तो एक 10 की पावर, एक जीरो है तो 10 की पावर 1, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2, 3 जीरो है तो 10 की पावर 10। जितने जीरो उतनी 10 की पावर, जितने जीरो उतने 10 की पावर, याद रखना, ठीक है। अब देखो भैया, कुछ प्यारे प्यारे सफिक्स का यूज किया जाता है, प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। जैसे डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, जैसे हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर 2, जैसे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, जैसे मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। ये मेगा गीगा कम से कम 10 की पावर 9 तक तो याद होना चाहिए। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, उसके बाद पेटा का मतलब होता है 10 की पावर 15, मतलब कम से कम आपको ये वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ स्मॉल मेजरमेंट के लिए भी बात की जाती है, जैसे डेसी, जब भी डेसी का मतलब आए तो 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -7। मैं आपसे क्या कहता हूं कि इसमें तो आप कम से कम 10 की पावर -15 तक याद रखना। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, और फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15। मतलब जब आप इसके बारे में बात करो ना, कम से कम 10 की पावर -15 तक तो याद रखना, ठीक है। एट्टो, ज़ेप्टो, योटो, इनका यूज बहुत कम है, लेकिन फेम्टो का यूज हो जाता है, पीको का यूज हो जाता है, नैनो का यूज हो जाता है, माइक्रो का हो जाता है, मिली का, सेंटी का, डेसी का, ठीक है। इनके बारे में कम से कम आपको याद होना चाहिए। 10 की पावर -15 मतलब ओरली याद होना चाहिए। 10 की पावर -15 का मतलब क्या हुआ, फेम्टो, ठीक है। 10 की पावर -9 का मतलब क्या हुआ, नैनो। 10 की पावर -12 का मतलब क्या हुआ, पीको, ठीक है। याद रखना बेटा, कम से कम आपको इतने तक याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़िया, मजा आया, ठीक है। अभी तो आधे घंटे का लेक्चर हुआ है सर, अभी तो 45 मिनट का लेक्चर और देखना है, देखना पड़ेगा, सीखना है ना। वन शॉट मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेडियंट के जो बच्चे देख रहे होंगे ना, वो सीख कर आए होंगे, उन्हें सब आता होगा। आता है तो मुझसे पहले आंसर दिया करो, यही तो। अरे बताओ लोगों को कि तुम रेडियंट में पढ़ते हो, सिखाओ लोगों को कि तुम रेडियंट में पढ़ते हो, तुम दुनिया से आगे चलते हो। जहां लोग अभी सोच रहे होंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, तुम उड़ा के आ गए हो, तुम खत्म करके आ गए हो, ठीक है। बहुत आगे हो, लोग आए होंगे बहुत सारे। वन शॉट देखेंगे बेटा, हम सीखेंगे, वन शॉट देखकर सीखेंगे, है ना। उन सबको बताओ कि हमको पहले ही आता। अब देखो, एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल और कितनी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है, इतना मुश्किल सवाल का जवाब आप चैट्स में देना, ठीक है। ऐसा यूनिट में कितनी फंडामेंटल और कितनी डेराइव्ड यूनिट होती है, मैं आपको बता दूंगा। आपसे नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही आंसर होने वाला है, ये तो तुम बताओगे, हैं। ओके, अब भाई साहब, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मैं मास की एसआई यूनिट के बारे में बता दूं। मास की एसआई यूनिट होती है ममा, मास नहीं केजी, किलोग्राम, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एसआई सिस्टम में केजी का यूज किया था ना, अगर हम एसआई सिस्टम में ग्राम का यूज करते तो वो होती है हमारी, लेकिन ग्राम का यूज कौन से सिस्टम में किया जाता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या फिर एसआई। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ग्राम का यूज कौन सा सिस्टम में किया जाता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या एसआई। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। पोल में आंसर, सर पोल तो आया ही नहीं। पोल कहां से आएगा, रिकॉर्डेड क्लास है तो सर पोल तो आया नहीं। सर पोल इशू, सर पोल नहीं आ रहा। हाँ, इसमें भी कमेंट कर दोगे सर पोल नहीं आ रहा है सर। हाँ, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो बेटा, यूनिट की जो एसआई यूनिट है वो एनर्जी की होती है बेटा, जूल, ठीक है। जूल एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी है बेटा, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी हीट से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरी करी थी। तो जूल को अगर आप लिखो तो कैपिटल जे भी लिख सकते हो। और एक बात और बताऊं, जो वर्क की यूनिट होती है ना, वही एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि जितना काम उतनी एनर्जी, जितना काम उतनी एनर्जी। क्लास में तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताया, जितना काम उतनी एनर्जी, जितना काम तुम करोगे उतनी एनर्जी का उपयोग करोगे। तो यूनिट ऑफ एनर्जी
इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, अब एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कवर, एक एक करके सबके बारे में डिफाइन। मैंने गलती से डिस्कवर कर दिया था, नहीं तो आप मुझे साइंटिस्ट आकाश कहने लोगे। नहीं नहीं भैया, मैंने गलती से बोल दिया था। अब देखो, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे भोली, सबसे सुंदर यूनिट होती है लंबाई को नापने की। ठीक है, जिंदगी में सुबह शाम दिन रात आप लंबाई नापते हो। अभी मैं ट्रैवल कर आया हूं करीबन 200 नहीं, मैंने करीबन 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ट्रेन से ट्रैवल किया है। मैं 12 घंटे के आसपास ट्रैवल, 12-13 घंटे के आसपास ट्रैवल कर आया हूं। ठीक है, जब मैं 12-13 घंटे के आसपास ट्रैवल कर आया हूं तो 12-13 घंटे तो टाइम मेजर कर रहा हूं, 1000 किलोमीटर लंबाई मेजर कर रहा हूं। तो भाई साहब वही तो उसके बारे में तो बात कर रहा हूं, लेंथ की यूनिट। अब देखो भैया, तुमको सिखाया आज मैंने कि जब भी आप यूनिट को डिफाइन कर रहे हो, यूनिट बना रहे हो तो डिफाइन करना भूलना मत। तो वो बात इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पर भी लागू होती है कि तुमने यूनिट बनाई है तो डिफाइन तो करो। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पर भी लागू होते है कि तुमने यूनिट बनाई है तो उसे डिफाइन तो करो। तो भैया उन्होंने जो सातों सिस्टम बनाए है ना, सातों यूनिट बनाई है ना ऐसे सिस्टम के, सातों को डिफाइन करा, जिसमें से 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहली यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट। सबसे पहली यूनिट क्या होती है? लेंथ। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर लेंथ क्या होती है? अब देखो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट ने क्या करा, एक अपना खुद का मेजरमेंट, अपना खुद का क्या बना लिया, अपना खुद का एक म्यूजियम बना लिया। और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट फ्रांस पेरिस में सेवरस नाम की जगह है, वहां पर है। फ्रांस में पेरिस में एक सेवरस नाम की जगह है, वहां पर। अब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट ने क्या करा कि भाई साहब एक रॉड ली, और वो रॉड किसके लिए? प्लेटिनम इरिडियम की। ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम इसलिए ली बेटा क्योंकि उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का सबसे कम इंपैक्ट पड़ता। और फिर भी अभी नहीं, अभी तो और रुकिए, उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है, उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है ना। किसका फर्क पड़ सकता है? प्लेटिनम इरिडियम पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए उस रॉड को एक कैबिन में रखा, एक चैम्बर में रखा, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और उसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो भी कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड रखी है। ठीक है, और उस रॉड पर 2 मार्क की है, और उस 2 मार्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है 1 मीटर। उस हमने के बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हो कि प्रिजर्व करके रखा है, बड़े संभाल कर रखा हुआ है उसे, ताकि अगर वो 1 मीटर बदल गया तो पूरी दुनिया का 1 मीटर बदल जाएगा। और उसका पता ये है कि भाई साहब कहाँ रखा है? सेवरस में, पेरिस के पास। आप लोग कभी पेरिस जाओ घूमने, है ना, जाते रहते होगे आप लोग, अभी पेरिस जाओ तो ये देख कर आना। ठीक है, अब भैया क्या हुआ कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने भैया यूनिट तो बना दी बड़ी अच्छी सी। ठीक है, यूनिट तो बना दी बड़ी अच्छी सी, कोई दिक्कत नहीं थी। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने लेंथ की यूनिट को डिफाइन भी कर दिया। लेकिन गड़बड़ यह है कि अगर तुम्हारी इस रॉड का लंबाई में परिवर्तन आ गया, अगर इस तुम्हारी रॉड का भाई कुछ भी लेंथ में डिक्रीज या इंक्रीज हो गया, तो पूरी दुनिया के 1 मीटर बदल जाएंगे। और अगर पूरी दुनिया के 1 मीटर बदल जाएंगे फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करें? पूरी दुनिया के 1 मीटर बदलने जाओगे? नहीं। तो ये दिक्कत वो जानते थे, ये दिक्कत हो सकती है। तो 1889 में उन्होंने 1 मीटर को प्लेटिनम इरिडियम के बेसिस पर डिफाइन करा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई साहब ये परेशानी बढ़ सकती है, तो उन्होंने 1960 में 1960 में उन्होंने लेंथ को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन। किसके एमिशन में बेटा? क्रिप्टॉन 86 के एमिशन में। क्रिप्टॉन 86 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो अपने में से कंटिन्यूअसली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट करता रहता है। तो बेटा देखो, जब भी ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन बनती है क्रिप्टॉन 86 में, तो मतलब वहां से जो लाइट निकल रही है ना, कितनी वेवलेंथ की लाइट होना चाहिए? 1650763.73। और जब इतनी वेवलेंथ की लाइट निकलती है ना, मेरे को नंबर याद नहीं है यार, मैंने देख के पढ़ दिया। ठीक है, 1650763.73। तो इससे कहा जाता है 1 मीटर। एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 1 मीटर जो होती है 1553164.1 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन इन द एमिशन ऑफ कैडमियम। ये भी गड़बड़ है। ठीक है, ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। तो भैया इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर से मीटर को डिफाइन किया गया, और अब की बार डिफाइन किया गया 1983 में विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट, जब भी लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर डिफाइन किया गया। ठीक है, अब देखो बेटा, बेसिकली 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल है लाइट की। याद रखना, ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, है ना। 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 ऑफ सेकंड इन
एयर, ठीक है। अब देखो ये कैसे आई, आप सोच रहे हो कि कैसे आई, ठीक है। अब देखिए बेटा, लाइट जो होती है 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना। कितनी ट्रैवल करती है, 3 इंटू 10 की पावर 8। देखो लाइट जो होती है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 सेकंड में, आप बोलोगे लगभग ये वैल्यू ट्रैवल करती है, जिसको हम 3 इंटू 10 की पावर 8 बोलते हैं, 299,792,458 मीटर, ठीक है। अब बेटा मीटर को यहां रखो, बाकी सबको यहां ले जाओ, तो 1/299,792,458, ठीक है। 1 मीटर की डेफिनेशन यहां से आई है, 1 मीटर की डेफिनेशन यहां से आई है कि भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में, तो उसी के हिसाब से 1 मीटर की डेफिनेशन बनाएगी, ठीक है। अब यूनिट और भी काफी ज्यादा लंबाई की यूनिट्स हो सकती है, जैसे सेंटीमीटर। आपने कभी सुना होगा सेंटीमीटर, सुना है आपने कभी सेंटीमीटर सुना है? आप बोलते हो कि हाँ सर सुना है, कभी कहां सुना है? तुम्हारे पास रूलर होगा, रूलर स्केल, अगर तुम्हारे पास स्केल है, अगर तुम्हारे पास रूलर है, तो बिल्कुल तुमने सुना होगा स्केल पर सेंटीमीटर के मार्क बने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क बने होते हैं, सेंटीमीटर की यूनिट होती है। इसके अलावा बड़ी यूनिट सुनी होगी तुमने, किलोमीटर के से बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। मिलीमीटर सुनी होगी, छोटी और यूनिट होती है मिलीमीटर, कहां मिली होगी आपको, देखी होगी। और भी कई यूनिट होती है, इंच होती है, ठीक है, और भी कई यूनिट होती है भाई साहब, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मीटर के बारे में, ठीक है। आगे समझिए। अब भैया क्या हुआ, अगर तुम लोगों ने चांद, मैं हर बार अपने बैच में कहता हूं कि तुम लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिया है, जब तुम लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिया है तो तुम लोगों को आना जाना तो लगा रहता होगा, और जब चांद तक आना जाना लगा रहता है, चांद तक आना जाना लगा रहता है, तो चांद तक की दूरी को तुम मीटर किलोमीटर में तो नापोगे नहीं, उसके लिए तुम्हें बड़ा सिस्टम्स ऑफ यूनिट चाहिए, और वो बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वर्ड को कैच करो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एस्ट्रोनॉमिक चीजों को मेजर करने के काम आएगा, जो अंतरिक्ष की चीजों के बीच की दूरी को मेजर करने के काम आएगा। जैसे हमारी पृथ्वी से लेकर सूरज तक की जो डिस्टेंस हो गई, हमारी पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की जो डिस्टेंस हो गई, हमारी पृथ्वी से लेकर सैटर्न तक की जो डिस्टेंस हो गई, हमारी पृथ्वी से लेकर मार्स तक की डिस्टेंस, इसको किलोमीटर में मेजर करोगे तो लिखते लिखते में 5 मिनट निकल जाएंगे। तो इसलिए एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, डिस्टेंस होती है किसके बीच की, अर्थ और सन के बीच की, ठीक है। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, और इसकी वैल्यू लगभग 1.496 इंटू 10 की पावर 11, लगभग आप 1.45 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, 1.45 भी, और काफी लोग तो इसे 1.5 भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब कुछ और बड़ी यूनिट्स की बात करें। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी जिंदगी लगा दोगे आप, पूरी जिंदगी, आने वाले कई और जन्म ले लो, आने वाले कई और जन्म अगर तुम ले लो, ठीक है, तब भी 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाओगे। क्यों? लाइट 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, हम बहुत जिंदगी लगा देंगे, उतनी 1 सेकंड के बराबर डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर बेटा, लाइट ने 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, वो कहलाए, नहीं माफ करना मैंने गलत बोल दिया। लाइट जो है 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, वही कहलाएगी 1 लाइट ईयर। इमेजिन करो 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो 1 साल में कितनी चलेगी? देखो 1 सेकंड में लाइट कितनी चलती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने दिन होते हैं? 365 दिन, है ना। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। 1 घंटे में 60 मिनट, और ये 60 सेकंड। लो भाई साहब, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15, और जब आप इसे किलोमीटर में बदलोगे ना, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। अर्थ की जो रेडियस है ना, वही 6400 किलोमीटर के आसपास है, तो उसके सामने कितनी ज्यादा है भैया, जिंदगी लगा देंगे हम, जिंदगी। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी चलना शुरू करोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी चलना शुरू करोगे तब भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स फैला जा रहा है, जब तक आप आगे बढ़ोगे यूनिवर्स और दूर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भैया ये जो गड़बड़ है ना, ये जो गड़बड़ ईश्वर ने अपने पास रखी है, हम नहीं कर पाएंगे इतनी तेजी से ट्रैवल, ठीक है। आप देखो बेटा, बेसिकली जो स्टार्स, जो हमारे स्टार्स है ना, स्टार्स से अर्थ तक की जो यूनिट होती है ना, क्योंकि स्टार बहुत दूर दूर है बेटा, बहुत, आपको ये पास में दिखाई दे रहा है, ये मैं सोचना कि पास में, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर, हम पहुंच भी ना पाए जीवन में, शायद इतना हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर पाए तो शायद तब भी ना पहुंच पाए। अक्सर स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने की कोशिश इंसान करता है, लेकिन असंभव है। जिस दिन स्पीड ऑफ लाइट इंसान ने अचीव कर ली, फिजिक्स से काफी लॉ बदल जाएंगे, फिजिक्स पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो बेटा देखो, जो अर्थ होती है, अर्थ से लेकर स्टार्स तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। अब एक लाइट मिनट, अरे वर्ड से समझ आ गया होगा, एक मिनट में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक लाइट मिनट कहलाएगा। और एक लाइट सेकंड, भाई साहब एक सेकंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एक लाइट सेकंड कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो भैया, और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और प्यारी प्यारी। अब देखो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो होता है ये बड़ी छोटी यूनिट होती है। ये 1/10 पार्ट होता है, 1/10 पार्ट होता है 1 मीटर का। मतलब एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। मतलब 1 मीटर के आप है ना, 1 मीटर के आप कितने टुकड़े करो, मैं लिख देता हूं। आपको क्या करना है, 1 मीटर के इतने टुकड़े करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मीटर के इतने टुकड़े करना है, उसमें से एक जो टुकड़ा मिलेगा ना आपको, वो कहलाएगा एक एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है बेसिकली एटॉमिक लेवल की चीजों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रोन और इसके बीच अगर आप रिलेशन निकालते हो तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखना बेटा, कॉमनली एंगस्ट्रॉम जो होता है ना काफी पुराना हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है, और इसकी जगह नैनोमीटर का यूज किया जाता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है बेसिकली इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन, इन सबको मेजर करने में किया जाता है। ठीक है, आगे और छोटी यूनिट फर्मी भैया, ये तो और छोटी यूनिट होती है। 1 मीटर का 10⁻⁻15 पार्ट कहलाता है फर्मी। 1 मीटर का 10⁻⁻15 पार्ट कहलाता है फर्मी, और ये काफी छोटी यूनिट होती है। मतलब बिलीव करो, काफी छोटी यूनिट होती है। 1 मीटर का 10⁻⁻15 पार्ट क्या कहलाता है, फर्मी कहलाता है। अब देखो बेटा, कुछ बातें हम करते हैं मास की। देखो अगेन, बातें कहां से चल रही हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। सारी की सारी बातें हम अपने मन से नहीं बना रहे, सारी की सारी बातें कहां से आई हैं, बताओ क्या सोच रहे हो, कहां से आई हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। कहां से आई हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट से। कहां से आई हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने डिसाइड किया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने बताया, क्या बताया, कि पूरे विश्व की यूनिट चेंज से चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम मास की यूनिट भी बना के देंगे। तो 1889 में उन्होंने अगेन वो प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया। प्लेटिनम इरिडियम क्यों लिया? ताकि उस पर किसी प्रकार का तापमान, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर का कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो प्लेटिनम इरिडियम का आपने क्या बनाया भाई साहब, एक सिलेंडर बनाया, और उसके टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर उसे रख दिया। कहां रख दिया? वही अपने म्यूजियम में। ठीक है, और उस सिलेंडर के वजन को क्या बोला, उस सिलेंडर के वजन को बोला उन्होंने क्या, 1 kg। ठीक है भाई साहब, ठीक है, और इसका पता मैंने तुमको बता दिया। अच्छा देखो, इसके अलावा और भी काफी यूनिट होती हैं, जैसे 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होगा, मिली का मतलब बताया था। 1 मिलीग्राम, चैट्स में आंसर दीजिए। 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होगा चैट्स में। और भी आपको यूनिट बताऊं, क्विंटल आपने नाम सुना होगा। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। टन आपने नाम सुना होगा, 1 टन बराबर 10 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर 1000 kg। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली यूनिट्स हैं। इन यूनिट का हम अक्सर यूज करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ, वही जो दुख दिक्कत परेशानी दुविधा खत्म ही नहीं हो रही थी यार। दुख दिक्कत परेशानी दुविधा खत्म ही नहीं हो रही थी। तो दुख दिक्कत परेशानी दुविधा को खत्म करने के लिए वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का बार का उन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का उपयोग कर दिया। और अगर प्लेटिनम इरिडियम का उपयोग कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अगर प्लेटिनम इरिडियम का उपयोग कर दिया तो उसका अगर वजन बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई किसी कारण से, या लंबाई बढ़ गई की जगह घट गई, या वजन घट गया, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। उस गड़बड़ को दूर करने के लिए फिर हर बार की तरह उन्होंने दूसरी यूनिट का उपयोग करा। इस बार उन्होंने कार्बन 12 का यूज करा। कार्बन भाई साहब जो होता है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है कार्बन। तो कार्बन भाई साहब का यूज करा, और उसके अनुसार एक AMU फिजिक्स वाला हूं तो बार एस्ट्रोनॉमिकल या नाम याद। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और काफी बुक में से सिर्फ U भी लिखा हुआ है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट
कार्बन का जो आप मास लोगे ना उसका 1/12 पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन में 12 एलिमेंट्स होते हैं, 12 एलिमेंट्स बोल रहा हूं, 12 पार्टिकल्स होते हैं, मैंने एलिमेंट बोल दिया, 12 पार्टिकल्स होते हैं। कार्बन 6 होता है, C6, ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 12 होगा। उन 12 में से एक का वजन क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा देखो ये स्टेबल होता है कार्बन, इसके कारण हम इसका यूज करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट होता है 1 कार्बन 12 एटम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, एक एटॉमिक मास जो यूनिट जो होती है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है ना, अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करती हो ना तो इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, टाइम, अपना टाइम आएगा। बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अपना टाइम आएगा। टाइम जो है किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए रुकेगा, ना तुम्हारे लिए रुकेगा, ना तुम्हारे पड़ोसी के लिए रुकेगा, ना मेरे पड़ोसी के लिए रुकेगा, किसी के लिए नहीं रुकेगा। टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता और रुकना भी नहीं चाहिए। काहे रुके, टाइम तो चल रहा है अपनी स्पीड से। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। जैसे हो सकता है मैं सेकंड में मेजर करता हूं, हो सकता है आप आवर में मेजर करते हो सकता है आप मिनट में मेजर करते हो सकता है हमारा पड़ोसी डे में मेजर करता हो सकता है हमारा दूसरा पड़ोसी मंथ में मेजर करता हो सकता है हमारा पड़ोसी वीक में मेजर करता हो सकता है हमारा दूसरा पड़ोसी मेजर ही नहीं करता, बहुत फ्री हो, ठीक है। तो भैया टाइम को भी मेजर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने 1964 में, बहुत देर में समझाया इन्होंने, 1964 में, आप सोचो सारी यूनिट्स तो 1889 में, 1882 में, लेकिन 1964 में 1 सेकंड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपयोग करा सीजियम 133 एटम का, ठीक है, सीजियम 133 एटम जब इतने सारे वाइब्रेशन कर लेगा 9192631770 कितने है ना, कितने अपनी हाइपरफाइन लेवल ग्राउंड स्टेट से, मतलब ग्राउंड स्टेट से लेकर अपनी हायर एनर्जी लेवल के बीच में जो वाइब्रेशन करेगा, कितने वाइब्रेशन, इसको पढ़ लेना यार, बड़ा लंबा नंबर है, 9192631770। तो इतने वाइब्रेशन करने में उसे जो टाइम लगेगा ना 1 सेकंड कहलाएगा। आप सोचो कितनी तेजी में सीजियम वाइब्रेट कर रहा होगा, इतनी तेजी में सीजियम वाइब्रेट कर रहा होगा, हमें शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है, इतनी तेजी में हमें दिखेगा भी नहीं। ना जाने साइंटिस्ट ने कैसा इंजीनियरिंग लगाई, कैसा दिमाग लगाया। आप बिलीव करो 9192631770। एक सेकंड पानी पी लूं। मैं कल देख रहा था कि भाई लिटरली मैं देख रहा था कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जब भी स्कूल्स वगैरह लग रहे होते हैं तो वहां पर वाटर ब्रेक दिया जाता है, लिटरली बैल होती है वहां पर, और बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों पानी पियो। और ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे भारत में बच्चों को बहुत पानी की दिक्कत है, मतलब पानी की दिक्कत मतलब पानी की बहुत कमी है। तो आप लोग भी समय निकाल कर रेगुलर वे में पानी जरूर पिया करें। पानी पीना हमारा शरीर का लगभग काफी बड़ा हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बनाए रखता है। पानी हमारे शरीर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो पानी जरूर पिए, पानी जरूर पिए, पानी जरूर पिए। समय समय पर पानी पीते रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन होगा, नींद ज्यादा आएगी, डाइजेशन खराब होगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आलस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चेहरे का ग्लो भी जाएगा। तो पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसा भी नहीं कि दिन भर पानी में पाइप लगा हुआ पिए ना सर ग्लो आ जाएगा चेहरे पर, नहीं, इतना भी नहीं। ज्यादा पानी पियोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लिमिटेड। हम ज्यादा पानी पिएंगे ना तो भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम दिन भर में 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है, 3 से 5 लीटर कोशिश करना। इवन मैं गर्ल्स को ज्यादा कहता हूँ, गर्ल्स क्या होती है कि पानी बहुत कम पीती हैं। उनको मतलब पब्लिक प्लेस में कहीं बाहर वगैरह जाती हैं तो पब्लिक प्लेस में जाना ना पड़े उन्हें, इसी वजह से वो पानी कम पीती है। बट इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। आपको पानी पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी ना होने दें भाई साहब। जल है तो जीवन है। ट्रिंग बेल बजे, वाटर ब्रेक, ठीक है। तो भैया 1 सेकंड का समय लगा आपको। अब देखो भैया क्या हुआ, हम लोग टाइम की और भी यूनिट्स यूज करते हैं। आपको पता है कुछ और यूनिट्स? मिनट कितना होता है? चैट्स में आंसर दो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? नहीं पता होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? नहीं पता होगा। तो मैं नहीं पता होगा, मैं पक्का कह रहा हूं, तो मैं नहीं पता होगा। मैं अगर पोल करा लूं ना, अगर पोल कहां से कराऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास है। अगर मैं भी पोल करा रहा होता तो अभी भी मैं क्वेश्चन पूछता 1 मिनट में कितने सेकंड होते, तब भी 100% सही आंसर नहीं आता। तब भी कुछ बच्चे कहते सर हमारे यहाँ तो 100 सेकंड होते हैं।
हाँ तो भैया इसी से संबंधित अगली यूनिट है, दैट इज लूनर मंथ। क्या होता है कि हमारा विश्व का हर एक कैलेंडर उठा लो, चाहे आप हिंदू कैलेंडर उठा लो, चाहे आप मुस्लिम कैलेंडर उठा लो, चाहे आप अंग्रेजी कैलेंडर उठा लो जिसको वेस्टर्न कैलेंडर बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन, सन के रोटेशन, इन सब पर बेस्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन, कहीं ना कहीं सन के रोटेशन, इन सब पर बेस्ड है। पर हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम कैलेंडर कहा जाता है, और मुस्लिम कैलेंडर जो है हिजरी जो है, ये चंद्रमा के फेसेस के बेसिस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चंद्रमा के फेसेस पर बेस्ड होते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि हमारे अंग्रेजी कैलेंडर को हम लोग ज्यादा मानते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं अभी आप लोगों से पूछ लूं कि हिंदी कैलेंडर में हिंदू मंथ के नाम बताओ, तो आपको नहीं पता होंगे, हम जानते हैं। ठीक है, उसके नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हमारे त्योहार उसी के आधार पर आते हैं। कम से कम आपको वो नाम तो याद रखना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या हो गया, टाइम कहां गया, हाँ है, मैं सॉरी भूल गया। तो भैया कैलेंडर को डिसाइड भी करा जाता है। कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हो? टाइम का पता लगाने के लिए। भाई साहब, मैं जब इस दुनिया में आया था, दिवाली बन रही थी, दिवाली की रात थी, उस दिवाली की रात को मेरा जन्म हुआ था। लिटरली दिवाली की रात थी, ठीक है, और दीपावली की रात में मेरा जन्म हुआ था। जब दीपावली की रात हो रही थी तो जिससे लेकर आज की दिवाली, अभी कुछ दिन में फिर दिवाली आने वाली है, तो तब से लेकर अभी तक की दिवाली में हो गए काफी साल, है ना, 200 साल होगा, 200 साल पुराना मॉडल हूं मैं, तो 200 साल होगा। ठीक है, तो भैया वो भी तो टाइम था। पर टाइम को मेजर करने के लिए सिर्फ सेकंड नहीं होता, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, डे भी होता है, मंथ भी होता है और ईयर भी होता है, याद रखना। ठीक है, ये सारी की सारी टाइम को मेजर करने की यूनिट है। और अंग्रेजों ने अपने अनुसार एक कैलेंडर बनाया जिसको वेस्टर्न कैलेंडर बोला जाता है, जो कि सन के रोटेशन और हमारी अर्थ के रोटेशन के बेसिस पर है। और हम हिंदू और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो चंद्रमा के फेसेस के कंडीशंस के अनुसार अपने कैलेंडर को डिसाइड करते हैं। इनके अनुसार जो हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर होते हैं। और वैसे भी फैक्ट ये है कि हमारा जो चंद्रमा का जो एक फेज होता है वो होता है 29.53 डेज का। ठीक है, और 29.53 डेज का होता है, 29.53। एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, आप नहीं दे पाओगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि चैट्स में देखना, काफी बच्चे लिखेंगे सर 364 दिन होते हैं, सर 365 दिन होते हैं, अच्छा 366 दिन होते हैं। एक ईयर में कितने दिन होते हैं और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और एक ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर और ईयर में कितने दिन होते हैं? आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मैं आपको पक्का कह रहा हूं, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है बेटा, ये बातें थी बेटा मेजरमेंट की। मैंने आपको मेजरमेंट में सिखाया कि नापतोल कैसे करते हैं, नापतोल के लिए क्या क्या जरूरी है। नापतोल के लिए यूनिट जरूरी और सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम में 7 मेन यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। उसके बाद कुछ बातें मैंने मीटर की करी, मतलब लेंथ की करी, कुछ बातें मैंने टाइम की करी, कुछ बातें मैंने मास की करी। इन सब की बातें करने के बाद अब हम मेजरमेंट करना सीखेंगे, अब हम नापतोल के इंस्ट्रूमेंट करना सीखेंगे। आपको एक बात बताऊं, जब आप सेकंड थर्ड क्लास में थे ना, आप जब बहुत छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास में जब थे ना, तो आपको तभी मेजरमेंट के बारे में सिखा दिया गया था। जब आप सेकंड थर्ड क्लास में थे ना, तभी आपको मेजरमेंट के बारे में सिखा दिया गया था। आपको एक स्केल दिया जाता था, अभी भी होगा आपके पास, आपके बॉक्स में रखा होगा, जैसे रूलर बोलते हैं। ठीक है, आपके पास एक स्केल होगा जैसे रूलर बोलते हैं। उस रूलर से आपको 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना सिखाई गई होगी, उस रूलर से आपको 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना सिखाई गई होगी, उस रूलर से आपको 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना सिखाई गई होगी, उस रूलर से आपको 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना सिखाई गई होगी, 1 इंच की लाइन खींचना सिखाई गई होगी, 2 इंच की लाइन खींचना सिखाई गई होगी, 3 इंच की लाइन सीखना सिखाई गई होगी। इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार की लाइंस को खींचना सिखाया गया होगा। याद करिए, बचपन से सिखाया गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने तो इस आपको सिखा दिया। अब भैया ये तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में सिखा दिया। अब नापतोल तो हम आपको सिखाएंगे, नापतोल तो हम ही आपको सिखाएंगे। अब देखो, मैंने आपको एक लाइन खींच कर दी, ठीक है, ऐसे सीखना। ठीक है, मान लो मैंने आपको एक लाइन खींच कर दी, ये खींच कर दी एक लाइन, और आपसे बोला कि भैया इसको मेजर करो। ठीक है, और आपसे बोला कि भाई साहब इसमें कहां से आता है, भाई साहब इसमें कहां से आता है? ऑब्जेक्ट बूथ, देखता हूं इसमें कहीं ना कहीं से तो आता है। ठीक है, नहीं आ रहा, कैंसिल करो। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आता है इसमें। स्पॉटलाइट, स्क्रीनशॉट, थिंकिंग, कैलेंडर, राइटिंग बोर्ड, ब्राउजर, क्लॉक, वो ना जाने कहां चला गया।
कहीं ना कहीं से तो आता था। डिसिप्लिन टूल, फिजिक्स के देखते हैं अपन, पावर स्विच, मैथ्स के देखते हैं कहीं रूलर होगा इसमें, डिसिप्लिन टूल, मैथ्स के कहीं तो होगा, नहीं मैथ्स के है ही नहीं क्या। हाँ ये रहा एक छोटा सा रूलर, ठीक है। आपको यहाँ पर एक रूलर, अरे कहाँ गया भाई, अरे रूलर, रूलर नाराज हो गया क्या? अरे बॉडी हैंग कर गया भैया, क्या हो गया? बहुत महंगा आता है। अलग सर हमको फोन लगा के ना कहें कि तुमने हमारा बोर्ड खराब कर दिया, भाई से तो सैलरी। अरे भैया क्या हो गया इस पे, हैंग हो गया। आई मैं मुंह छुपा के भाग जाऊं, मुंह छुपा, मैंने नहीं किया, ये पहले से खराब था। अरे हैंग हो गया, अरे क्या हो गया, चल काहे नहीं रहा? अरे कोई है? ई का होगा वाह, ये खुल का चल गया, बच गई सैलरी, ठीक है। ये होता है रूलर, हाँ ये बन गया रूलर, ठीक है। अब देखो भाई, आपसे बोला गया कि एक लाइन खींचो, तो आपने यहां से लेकर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। ऐसे ही आपको सिखाया गया होगा ना कि जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो और कहां तक 5 सेंटीमीटर लंबी हमने एक लाइन खींच दी, ऐसे ही सिखाया गया होगा ना। ये बोलना मत मैंने बोर्ड खराब कर दिया था, किसी को पता चले मेरी सैलरी में से 1 करोड़ रुपए कट जाए। वैसे 1 करोड़ मिली नहीं, पूरा 10-15 साल जीवन में लगा रहूं यहाँ पर, मेरी सैलरी बोर्ड का पैसा भी ना बराबर हो पाए, ठीक है। ओके बोलिए मत किसी से, मस्ती मजाक करता हूँ तो मैं, ठीक है। ओके तो जीरो से नापना शुरू करा, 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दी। ये आपको सिखाया गया था मेजरमेंट। ये आपको क्या सिखाया गया था? मेजरमेंट। अगर आप रूलर को ध्यान से देखते हो तो 0 से लेकर 1 तक, यहां तो बहुत बड़ा बना हुआ है, 0 से लेकर 1 तक टोटल 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं आपके पास अगर रूलर हो तो? कितने mm होते हैं? 10 mm। आप इस स्केल से कम कितना नाप सकते हो? इस स्केल से कम आप 1 mm नाप सकते हो। कम से कम आप, आपके पास जो रूलर है, आपके पास जो स्केल है, उससे कितना नाप सकते हो? 1 mm नाप सकते हो, 1 mm मेजर कर सकते हो। जब आप आपके रूलर से 1 mm मेजर कर सकते हो, जब आप आपके स्केल से 1 mm मेजर कर सकते हो, तो वो हो गया उसका लीस्ट काउंट। क्या हो गया उसका? लीस्ट काउंट। क्या हो गया भाई साहब? उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। आपके पास जो रूलर होता है उससे आप न्यूनतम 1 mm नाप सकते हो, इसलिए वो क्या है? उसका लीस्ट काउंट। आगे बढ़ते हैं भैया, अब तो अच्छे से चल गया। हाँ अब देखो, उससे कम अगर मेजर करना हो तो हम उठाकर लाएंगे एक बर्नियर कैलिपर को, ठीक है। किसको लेकर आएंगे भाई साहब? बर्नियर कैलिपर को। हो सकता है आपको शायद प्रॉपर दिख ना रहा हो, यहाँ पर लाइट्स की वजह से व्हाइट कलर दिखता नहीं है, तो जब आपको ये नोट्स मिलेंगे ना आपको, तब आपको पता चल जाएगा। बेसिकली वर्नियर कैलिपर जो होता है एक नाप तोल की डिवाइस होती है, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस होती है जो कि लीनियर मेजरमेंट के लिए काम आती है। लीनियर मेजरमेंट मतलब लंबाई नापना, मोटाई नापना, ठीक है। अच्छा देखो, ये अक्सर मोटाई मतलब डायमीटर को मेजर करने के लिए भी यूज की जाती है। किसकी हेल्प से बेटा? मेजरिंग जॉस की हेल्प से। देखो मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं, क्या हुआ, आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था ना, स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था ना, रूलर, रूलर से आप 1 mm तक की, कम से कम 1 mm तक की चीज को प्रेसाइज वे में नाप सकते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा बारीकी में मेजर कर सकते, लेकिन अगर उससे ज्यादा बात बढ़ जाती है, अगर उससे गहराई में आपको जाना पड़ता है, अगर उससे बारीकी में आपको जाना पड़ता है, तब क्या करें? तब तो आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तब एक अंकल थे जिनका नाम था वर्नियर अंकल। उन वर्नियर अंकल ने, प्यारे वर्नियर नाम था इनका, प्यारे वर्नियर अंकल ने क्या करा? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप और बारीकी से मेजर कर सकते हो, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट काफी कम होता है। अभी कितना होता है वो भी बताता हूं। अब देखो, यह है वर्नियर कैलिपर्स की संरचना। ये वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे? बेटा देखो, इसमें एक नॉर्मल स्केल लगा होता है, जो कि हमारा नॉर्मल स्केल जो होता है ना, प्यारा सा स्केल जिसका हम उपयोग करते हैं, एक नॉर्मल सा स्केल लगा होता है, ठीक है, जो कि आपके रूलर की तरह होता है। इसके साथ एक और स्केल लगा होता है। यहां पर आप कभी हाथ में लेकर देखना, ऐसे यहां पर एक स्केल लगा होता है जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब हमारा मेन स्केल, और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। ये बेटा
नॉर्मल स्केल होता है एक तो, और एक होता है हमारा मेजरिंग। अब देखो बेटा, इसमें दो जॉज होते हैं, मैंने व्हाइट कलर का उपयोग कर लिया, कलर बदल देता हूं। इसमें दो जॉज होते हैं, ये ऊपर वाले जो जॉज होते हैं ना, ये आउटर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो जॉज होते हैं ना, वो आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, और ये जॉज होते हैं इनर डायमेंशन को मेजर करने के लिए। जैसे किसी बॉडी का इंटरनल डायमीटर निकालना हो तो आप इन जॉज का उपयोग करोगे, ठीक है, और किसी बॉडी का एक्सटर्नल डायमीटर निकालना हो तो आप इसका यूज करोगे बेटा, ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी की डेप्थ निकालना हो तो पीछे से एक रॉड निकलती जाती है, जिसको मैं रॉड बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। ऐसे एक स्ट्रिप होती है, छोटी सी पत्ती टाइप की होती है, जो कि भाई साहब किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना, लगभग 0.1 mm के आसपास होता है, ठीक है। आजकल क्या है, वर्नियर कैलिपर्स भी काफी डिफाइन टाइप के आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के। आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ना है और इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ना है और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो, लीस्ट काउंट जो होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो, जिससे आप मेजर कर सकते हो। बेसिकली ये डिफरेंस भी होता है किसके, वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का। जो लीस्ट काउंट होगा ना, आपका जो मेन स्केल की रीडिंग होगी ना, उससे एक स्केल की रीडिंग पीछे चलेगा वर्नियर स्केल, ठीक है। जैसे अगर वो n है तो n-1 चलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहां गया, लिखा नहीं है क्या, ठीक है। BSD माइनस MSD होता है, अभी बताता हूं मैं। अब जीरो एरर क्या होता है, क्या हुआ भाई साहब, जब आपको वर्नियर कैलिपर्स दिया गया तो बिफोर यूजिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वर्नियर कैलिपर सही है या नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वर्नियर कैलिपर सही है ना। उसको चेक करने के लिए आपको एरर चेक करना पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला एरर पता है क्या होता है, सबसे पहला एरर जो चेक करने के लायक होता है, दैट इज जीरो एरर, ठीक है। कौन सा एरर चेक किया जाता है, जीरो एरर। जीरो एरर बेसिकली आपका जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है, वो दोनों सारे के एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन कभी वो एक लाइन में नहीं है, आगे पीछे। तो उस कंडीशन में वर्नियर जो कैलिपर जो होता है वो जीरो एरर की कंडीशन में होता है, ठीक है। जीरो एरर को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है। जीरो एरर को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल माइनस जीरो एरर। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव, है ना। अब देखो बेटा, जो वर्नियर पॉजिटिव जीरो एरर होता है और नेगेटिव जीरो एरर होता है ना, इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जब भी आप एरर निकाल रहे हो तो उसके साथ सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव एरर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, बैच में पढ़ रहे थे, तो इस बैच के दौरान हमने बहुत डेप्थ में इनके बारे में सीखा है। इन बैच में हमने जब इसके काफी न्यूमेरिकल्स किए हैं, इसके काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉमनली इसके सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर रिमूव करना सीख लेना आप, है ना। ये छोटी छोटी चीजें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। जब आप 11th या 12th क्लास में आओगे तब ये पूरा टॉपिक बहुत डेप्थ में, बहुत प्रेसाइज, बहुत कॉन्साइज वे में वहां पर सिखाया गया। बेसिकली इतना हाई लेवल का 9th क्लास के लिए पूछा जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉलेज प्लस है, हम सीखते जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ। एंड अगला मेजर, अरे इतने सारे क्वेश्चन किसने डलवा दिए। अगला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई साहब, स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज भाई साहब, अब क्या हुआ, हमें नॉर्मल मेजरमेंट करना होता तो हम रूलर का उपयोग करते हैं, कम लीस्ट काउंट चाहिए तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, लेकिन उससे कम और लीस्ट काउंट चाहिए, ठीक है। तो बेटा किसका यूज किया जाता है बेटा, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज जो होता है स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। स्क्रू गेज बहुत पतले पतले मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, कॉमनली किसी वायर की डायमीटर निकालने के लिए या फिर किसी भी पेपर की थिकनेस को भी निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो एक्यूरेसी होती है 30 डेसिमल प्लेस सेंटीमीटर तक की होती है। जैसे अगर हमारा वर्नियर कैलिपर्स आपने 0.01 लीस्ट काउंट वाला लिया है, तो स्क्रू गेज उससे एक कदम आगे चलेगा, 0.0001 तक भी मेजर कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में डिफरेंट लीस्ट काउंट के
वर्नियर कैलिपर्स भी मिलते हैं, डिफरेंट लीस्ट काउंट के स्क्रू गेज भी मिलते हैं, डिफरेंट लीस्ट काउंट के, क्योंकि आजकल साइंस ने ये तो बहुत पुराने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पुराने, लेकिन अब समय के साथ इनके नापतोल के तरीके, इनके मेजरमेंट के तरीके काफी बदल गए, इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, आपको कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को लगाइए, बैटरी डली रहती है उसमें, ऑब्जेक्ट को लगाइए, वो आपको डायरेक्टली रीडिंग मेजर कर सब कुछ दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए मैं देखना जब भी आप वर्नियर आप कैलिपर्स आपको पढ़ा रहा था, मैंने कोई स्पेसिफिक लीस्ट काउंट नहीं बोला, क्योंकि अलग अलग लीस्ट काउंट के अक्सर आपको वर्नियर कैलिपर्स मिल सकते हैं। आप ले आए 0.00001 सेंटीमीटर का और आप मुझसे बोले सर आपने तो 0.01 बताया था, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता, अलग अलग लीस्ट काउंट पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रू गेज कुछ इस प्रकार का होता है बेटा, ठीक है, स्क्रू गेज कुछ इस प्रकार का होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप इजीली निकाल सकते हो, क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ अ मेटल वायर, मेटल का कोई वायर हो सकता है या कोई शीट हो सकती है, इसकी थिकनेस भी आप निकाल सकते हो। स्क्रू गेज जो होता है ना बेटा, स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब देखो बेटा, इसके अब कुछ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट होता है, इसे बोला जाता है फ्रेम, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, फ्रेम। बेसिकली ये यू शेप का होता है, ये आपको लाइव डायग्राम भी यहां पर मिला हुआ है, ये यू शेप का होता है, और ये होता है स्टड, ये फिक्स पार्ट होता है जो फ्रेम के एक पार्ट पर फिक्स है, इसे बोला जाता है स्टड, है ना, स्टड। और दूसरा ये लगा हुआ है स्क्रू, ठीक है, ये स्क्रू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रैचेट, ये रैचेट होता है ना, ये आगे पीछे बढ़ता है, ये आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर एक नॉर्मल स्केल लगा होता है और एक वर्टिकल स्केल लगा होता है जो सर्कुलर होता है, वर्टिकल स्केल लगा होता है जो सर्कुलर होता है। इसके पीछे एक सिलेंडर शेप लगा होता है जिसे थिम्बल बोलते हैं, पता नहीं इसे थिम्बल क्यों बोलते हैं, टिम्बल क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ रीडिंग्स होती हैं जिसे स्लीव बोला जाता है। आप कभी स्क्रू गेज उठाकर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये यू शेप का फ्रेम होता है, ठीक है। यू शेप के फ्रेम का पहला वाला पार्ट को स्टड भी बोला जाता है या एंगल भी बोला जाता है, ठीक है। ये स्पिंडल होता है, यहां पर जो पार्ट है इसको स्पिंडल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके पीछे ये स्लीव होती है, ये वाला पार्ट क्या कहता है, स्लीव। स्लीव पर आप देखो, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल स्केल है और एक वर्टिकल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल वही नॉर्मल स्केल है जिसका हम यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल वही नॉर्मल स्केल है जिसका हम यूज करते हैं, वो रूलर वाला स्केल होता है ना, उसी तरह से होता है। और एक होता है वर्टिकल स्केल, और ये सर्कुलर होता है, इसी कारण से इसे सर्कुलर स्केल भी बोला जाता है, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट थिम्बल कहलाता है और पीछे रोटेट करने के लिए एक रैचेट लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, रैचेट। और ये पूरी की पूरी बातें हैं स्क्रू गेज की, ठीक है। ये पूरी की पूरी बातें किसकी भाई साहब, स्क्रू गेज की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी डायग्राम है, लाइव डायग्राम ऐसा दिखता है स्क्रू गेज का। आप लोग जब हम क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो हमने 3D डायग्राम भी देखा था। 3D डायग्राम की सहायता से, 3D डायग्राम की सहायता से स्क्रू गेज को अच्छी तरह से पढ़ा था हमने, ठीक है। अब देखो बेटा, स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला रैचेट, ठीक है। रैचेट जो होता है वो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। रैचेट के बाद स्लीव, स्लीव जो होता है मेन स्केल की बेसलाइन होती है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, स्लीव जूम कर देखिए। थिम्बल, थिम्बल क्या होता है बेटा, सर्कुलर स्केल लगा होता है जिसके ऊपर, ठीक है। मेन स्केल भाई साहब जो आप यहां पर देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा पिच स्केल, ये होता है मेन स्केल। उसके बाद सर्कुलर स्केल, पूरा खेल सर्कुलर स्केल का है, पूरा खेल सर्कुलर स्केल का, पूरा का पूरा खेल सर्कुलर स्केल का, ठीक है। अब देखो बेटा पिच, ठीक है। उसके बाद लीस्ट काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच अब देखना बेटा ध्यान से, आप जब भी कभी जिंदगी में स्क्रू गेज को चलाओगे, आप जब भी कभी जिंदगी में स्क्रू गेज का यूज करोगे, जब आप स्क्रू गेज को ऐसे घुमाते हो ना, क्योंकि वो स्क्रू के प्रिंसिपल पर है, आप उसे ऐसे घुमाते हो, इस तरह से घुमाते हो। जब आप इसको इस तरह से घुमाओगे ना तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, जब आप पूरा एक चक्कर लगाओगे ना, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इतना आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत 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 कम, इतना कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, आप इसको, आपका जो सर्कुलर स्केल है उसको एक चक्कर घुमाओगे, एक चक्कर घुमाने में इसने जितनी ये लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करी ना, वही कहलाती है पिच। आप कभी वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हमारी लाइफ में काम आते हैं, ठीक है। आप फिर से बोल रहा हूं, आपने वर्नियर स्क्रू गेज के स्क्रू को ऐसे घुमाया पूरा एक रोटेशन, और जैसे आपने पूरा एक रोटेशन घुमाया ये आगे बढ़ गया, पूरा एक रोटेशन घुमाया ये आगे बढ़ गया, जितना आगे बढ़ा वही कहलाता है पिच, ठीक है। तो पिच जो होता है, मैं आपको यहां डायग्राम की हेल्प से बताता हूं।
ठीक है, आपने भाई साहब ये विद द हेल्प ऑफ रेचेट या विद द हेल्प ऑफ थिम्बल आपने इस स्केल को पूरा एक चक्कर लगाया, ठीक है, और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ये जितना आगे बढ़ा बहुत कम अमाउंट में बढ़ता है, वही कहलाता है पिच। ठीक है, वही क्या कहलाता है बेटा, पिच कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, पिच किसी भी स्क्रू गेज का वो होता है लीनियर डिस्टेंस होती है उसके स्क्रू की हेल्प से, जब मेन स्केल और जब मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। ठीक है, आगे अगला है दैट इज लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का बड़ा प्यारा फॉर्मूला है बेटा। लीस्ट काउंट जो होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट जो होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। आगे बढ़ते भैया। ठीक है, अब देखो अगेन वही गड़बड़ है यार, अगेन वही गड़बड़ है, जीरो एरर नहीं होना चाहिए इसका जीरो। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये वाली जो रेफरेंस लाइन है ना, इस रेफरेंस लाइन से जब आप इसको पूरा टाइट कर देते हो तो जीरो दोनों के मिलना चाहिए। आपका वो हॉरिजॉन्टल स्केल और सर्कुलर स्केल इन दोनों का जीरो मिलना चाहिए। लेकिन अगर जीरो नहीं मिलता तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और वही गड़बड़ तो कहलाती है एरर। कुछ तो गड़बड़ है और वही गड़बड़ तो क्या कहलाती है बेटा, एरर। तो यहां पर भी जीरो एरर होते हैं, यहां पर भी जीरो एरर होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है नेगेटिव एरर। देखो बेटा, पॉजिटिव एरर तब होता है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, ठीक है, जो बेस लाइन है ना उससे जीरो पीछे रह गया है ना, जीरो पीछे रह गया, मतलब ऑलरेडी वो रीडिंग प्लस में चल रही है, ऑलरेडी उसकी रीडिंग जीरो पर होना चाहिए लेकिन वो आगे चल रही है। एग्जांपल के लिए यहां पर 5 आगे चल रहे हैं, तो इस एरर को क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एरर बोलते हैं। ठीक है, इस एरर को क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एरर बोलते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बताऊं, आप जब भी उसे टाइट करो ना तो आपको एक ऐसी लाइन ढूंढना पड़ती है जो उसे एग्जैक्ट मिल रही हो। ठीक है, एग्जैक्ट मिल रही हो, जैसे आप 0.5 देख पा रहे हो यहाँ पर 5 देख पा रहे हो, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका जीरो एरर। ठीक है, आगे समझिए। नेगेटिव जीरो एरर भाई साहब, जब पॉजिटिव में हम आगे चल रहे थे तो नेगेटिव में पीछे चलेंगे ना, आपकी लाइन कहां मिलना चाहिए, जीरो पर, लेकिन ये तो पीछे है 95 पर मिल रही है। ये मत सोचना सर 5 से नहीं भाई साहब, पीछे की तरफ है ये। आप ये मत बोले सर पहले 5 था, 5 से हम 95, नहीं, जीरो पे ही मिलना चाहिए लेकिन थोड़ा सा पीछे मिल रही है, तो इस कंडीशन में एरर कैसा हो जाएगा, ये एरर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एरर। ठीक है, अब देखो इस एरर को निकालने के लिए अगेन 100 में से माइनस करोगे जो भी वैल्यू आपकी मैच कर रही है बेस लाइन से, और उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। याद रखना, पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, इन दोनों को मिलाने के लिए, पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, इन दोनों को मिलाने के लिए बेटा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बनाना बहुत जरूरी होता है। ये बैकलैश एरर होता है, जिसे बैकलैश एरर भी बोलते हैं। क्या होता है, टूट फूट के साथ या समय के साथ बार बार उपयोग करने के कारण, ठीक है, टूट फूट के साथ या समय के साथ बार बार उपयोग करने के कारण हमारा जो स्क्रू गेज होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता जाता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता जाता है, पर भाई साहब वो रोटेट एक ही डायरेक्शन रोटेट करता जाता है, या फिर उसके पार्ट ऑफ रोटेशन का एक पार्ट फिक्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में इस एरर को क्या बोलते हैं, बैकलैश। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आया, हमें ऐसे घुमाए जा रहे हैं, उसको बहुत केयरफुली आगे पीछे रोटेट करना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे रोटेट क्या होता है, हम जब इसे स्क्रू को ऐसे रोटेट करें ना तो आगे भी जाए पीछे भी, लेकिन टाइम के साथ, टूट फूट के साथ, ये जब हम इसे रोटेट करते हैं तो आगे ही जाता है, पीछे नहीं आ पाता। तो इस प्रकार के एरर को बैकलैश एरर भी बोला जाता है। ठीक है, और बेटा इससे अवॉइड करने के लिए, इससे ये ना हो समय के साथ, तो इस प्रकार के एरर के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेजरमेंट लेने के दौरान सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, स्क्रू गेज की करेक्ट रीडिंग लेने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, करेक्ट रीडिंग लेने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले वो वाली लाइन ढूंढना है, वो वाली रीडिंग ढूंढना है स्केल पर जो कि एग्जैक्ट इस बेस लाइन से टच कर रही हो। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहां पर 56 नंबर की टच कर रही है। ठीक है, कौन से नंबर की टच कर रही है, 56 नंबर की। तो आप इसका सबसे पहले तो लीस्ट काउंट पता करो, पिच पता होना चाहिए। ठीक है, पिच और लीस्ट काउंट हमें पता चल गया, और मेन स्केल की कौन सी रीडिंग एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर। और देखो बेटा
56 नंबर का डिवीजन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 56। तो बेटा ऑब्जर्व रीडिंग जो हो जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग जो हमारी 0.02 थी और प्लस आपका एरर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एंड आई होप आपके पास इस चैप्टर में इतना ही है। थोड़ी सी बातें सिंपल पेंडुलम की, टाइम को मेजर करने के लिए हम एक अरेंजमेंट का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है बेटा, सिंपल पेंडुलम। इसका मैं ज्यादा लंबा या ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, 4-5 मिनट में ही खत्म करूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की हेल्प से, सिंपल पेंडुलम एक हैवी मास का गोला होता है जिसको एक नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, एक नॉन एक्सटेंसिबल धागे के साथ लटका दिया जाता है, ठीक है। अब ये रिजिड सपोर्ट के साथ लगा होता है, ठीक है। अब इसे कहा जाता है बॉब। इस बॉब के सेंटर से लेकर सपोर्टेड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ, और ये इफेक्ट अपनी मीन पोजीशन के दोनों और टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। आगे देखो, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन भाई साहब टू एंड फ्रो पोजीशन को के दोनों और, टू एंड फ्रो पोजीशन के दोनों और एक वाइब्रेशन जो करता है उसे ही कहा जाता है उसका वन ऑसिलेशन। एक चक्कर लगाने में उसने जितना टाइम लिया उसे ही बोला जाता है क्या, 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन करे वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें भी हम रिपीट करेंगे। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन हुए उसे क्या बोला जाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो एम्पलीट्यूड अपनी मीन पोजीशन के किसी भी लेफ्ट या राइट किसी भी जगह पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, और इफेक्टिव लेंथ सस्पेंडेड पॉइंट से लेकर सेंटर, बॉब के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। बेटा देखो इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं ना, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोला जाता है। जो टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ के। याद रखना जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी ना उतना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ेगा, या पे दूसरे शब्दों में कह सकते हो टाइम पीरियड स्क्वायर टाइम होता है लेंथ का, लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा, ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चे, कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात याद रखना, जब टाइम पीरियड किसी भी सिंपल पेंडुलम का होता है ना, इसका फॉर्मूला T = 1/2 पाई अंडर रूट L/G होता है। मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूं T = K अंडर रूट L/G। इस फॉर्मूला में कहीं भी मास नहीं है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो डज नॉट डिपेंड करता है मास पर, ये मास पर डिपेंड नहीं करता और किसी भी मटेरियल का बनाओ उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ओके चलो भाई इतना ही है हम इस चैप्टर में, क्या इतना ही है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आएंगे जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा ये लेक्चर 23 अक्टूबर को अपलोड होगा और कुछ दिनों बाद दिवाली है, तो मेरा लेक्चर तो दिवाली तक अपलोड होगा नहीं, उसके बाद ही। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा कि इस दीपावली पर किसी की दिवाली आप खुशियों वाली बना सको। तो एक दिवाली खुशियों वाली, एक दीपावली खुशियों वाली आप लोग जरूर मनाइएगा, किसी की जिंदगी में खुशियों को लाने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।